गाड़ी गजलान साईं की हवेली की पोर्च में जाकर रुकी तो आलमदाद ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और तेजी से पीछे की तरफ बढ़ा और पीछे दरवाजा खोलकर सर नीचे झुकाकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, जो नूरे हरम के गाफिल वजूद को देख रहा था। पीर साईं, हम हवेली में पहुंच चुके हैं। आलमदाद उसे खामोश यकटक नूरे हरम को देखते पाकर बोला। वो चौंका और उसे गैर दिमागी से देखने लगा। हवेली की गेट के अंदर जब गाड़ी दाखिल हो रही थी वो तब से ही ये सोच रहा था कि रात के इस वक्त कौन इस लड़की को अंदर ले जाएगा। वो इन्हीं सोचों में डूबा आलमदाद की आवाज़ सुन न सका। आलमदाद, हवेली में कोई खादमा है इस वक्त? नजरें नूरे हरम के नाजुक वजूद पे गाड़े व संजीदगी से गोया हुआ। साईं, खादमा सिर्फ खाना बनाती है जो आपकी गैर मौजूदगी में, और वो आपके पर्दे के ख्याल से आपके आने से पहले अपना काम ख़त्म करके चली जाती है। आलमदाद की बात पर वो माथे पे पसीने की बूंदें महसूस करता हाथ से उसे वहां से जाने का कहने लगा। लड़की, अब हम आपको कैसे उठाएं? हमने कसम खाई है अपनी जिंदगी में औरत से पर्दा करूंगा, लेकिन आज वो कसम हमने खुद तोड़ा, मगर अब हम मजबूरी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। नूरे हरम के खूबसूरत चेहरे पर से नजरें तेजी से हटाता वो उससे दूर हुआ और जाकर दूसरी तरफ के दरवाजे को बंद करता वो दरवाजे से लगकर अपना सर उसने ऊपर शीशे पर अटका दिया। नूरे हरम अचानक से हिली तो इसकी सुर्ख चुनरी सर से फिसली और फिर पूरे वजूद से फिसल कर नीचे गिरी। गजलान शाह जो बेआराम हो रहे थे, उसकी नजरें जब उसकी चुनरी की कैद से आजाद नाजुक सरापे पर पड़ी तो उसके डीप गले को देख वो सचपटा कर अपना रुख मुकम्मल खिड़की की जानिब कर गया। साईं की धड़कनें यकदम से तेज हुई और गुस्ताख नजरें बार बार उस मनासिर के ताक़ुब में दौड़ने के दर पर उस नाजुक सरापे के गिर्द घूमने लगी। अस्तगफुरुल्लाह, ये हम क्या देख रहे हैं? वो भी उस छोटी लड़की के गाफिल होने का फ़ायदा उठाकर हमें इस तरह करना जेब नहीं देता। आंखें सख्ती से मेज कर वो बुड़बुड़ाने लगा। ये शैतान हमें जितना भटकाते, हमें नहीं भटकना। हमें अपने नफ्स पर काबू करना है, वरना हम अपना वादा तोड़ बैठेंगे। हमें इस छोटी लड़की को अपने करीब बिल्कुल नहीं आने देना, वरना हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने गांव के लोगों को जिनसे हमने वादा किया था किसी औरत से तलक ना रखने का, इस दुनियावी ऐश से दूर रहने का। हम कैसे अपनी सज़ा भूल सकते हैं? हमें उस सज़ा को याद रखना चाहिए जो हमने अपने गाँव वालों के सामने इसका ऐलान किया था। अब हमें इस लड़की की मौजूदगी में खुद पर काबू करना होगा। नूरे हरम की चुनरी को उठाकर उसके ऊपर उछालते हुए खुद से कहने लगा, फिर दरवाजे से लगकर आंखें गलती से भी उसकी जानिब उसने नहीं की कि वो फिर से अपने माजी का कहा हर लफ्ज़ भूलकर उस लड़की पर अपना हक समझते हुए फ़ायदा उठा बैठे। नूरे हरम अपने कंधों पर वजन महसूस करती आहिस्तगी से अपनी पलकें खोलकर पहले तो इर्द गिर्द देखने लगी। इसका नन्हा सा जहन अभी शायद बेदार नहीं हुआ था, जो वो सोई सोई आंखें मुश्किल से खोलकर उस जगह को समझने की कोशिश कर रही थी जहां इस वक्त वो थी। तब ही उसने सामने देखा तो सामने एक खूबसूरत फारे को देख वो झटके से अपनी आंखें मुकम्मल खोलती अपने पहलू में मौजूद शख्स को देखने लगी। अपने नाजुक कंधों पर उसने जो कुछ देर पहले वजन महसूस की थी वो गजलान साई का सर था, जो उसके कंधे पर रखा था। उससे अपने इतने करीब देख वो उसके चेहरे के नकूश को गौर से देखने लगी। सफ़ेद सुर्खी माइल रोशन पेशानी से होती उसकी नज़रें नीचे खड़ी नाक पर जा रुकी। किसी मर्द की इतनी परफेक्ट नाक पहली बार देखती मुस्कुराई। उसकी खड़ी नाक को छूने के इरादे से वो थोड़ा सा उठी और उसके ऊपर झुकी हाथ आगे बढ़ाने लगी। तभी गजलान शाह की आंखें यकदम से किसी एहसास के तहत खुल गईं तो उसने उसे अपने ऊपर झुके हुए देख स्याह आंखों में हैरत अंगेज तासर लिए उसे साख नजरों से देखने लगा। दूर होकर बैठो हमसे लड़की। उसकी शहद रंग आंखों में शरीर मुस्कुराहट देख वो पीछे खिसक कर दरवाजे से लगते हुए बोला, ओ वाह, पीर साईं डरते भी हैं। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ते देख वो ताली बजाती हुई आगे खिसकती हुई बिल्कुल उसके पास पहुंची और अपने दोनों हाथ उसके कशीदा सीने पर रख वो अपने लब उसके गालों की तरफ बढ़ाने लगी। गजलान शाह इतनी बेबाकियत से सख्त घबराता हुआ हाथ पीछे ले जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी नूरे हरम की नज़रों ने उसे परेशानी से खुद से दूर भागने की कोशिश करते देख तो वो मुस्कुराती हुई अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके
उसे उसी हाथ पर रखकर उसे फरार होने से रोकती हुई दूसरी हाथ से उसके सीने पर दबाव बढ़ाती वो मुकम्मल उसके चेहरे के ऊपर झुकने लगी। गजलान शाह तो इसकी बेबाकी और कुर्बत पर सांसों को घुटता हुआ शिद्दत से महसूस करने लगा। नूरे हरम अचानक उसकी खड़ी नाक पर झुकी और अपने शगरफी लब रख कर उसे सख्त कर गई। आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं? करीब आए ना शाह साईं, मैं तो आपकी बीवी हूँ, फिर ऐसे क्यों शर्मा रहे हैं? यहाँ करीब आए ना। उसके दूर होने पर अपने दोनों नरम व मुलायम हाथों से उसको मजबूत शानों से पकड़कर रोकती वो अपने आंखें खुमार भरी बातों और लम्स से उसे इस्तराब में मुतलबा करती हुई बोली, लड़की कसम से आप बहुत बेशरम हैं। जब हम आपको बीवी नहीं मान रहे तो ये सब क्यों करके अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं? अचानक ही उसे दूर धकेलकर वह हड़बड़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगा। नूरे हरम पीछे दूसरी तरफ के दरवाजे से जाकर लगी थी। इसकी बात पर अदा से बैठी और बेबाक निगाहों से उसे गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखने लगी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे उसकी एक कमज़ोरी जो मिली थी। शाह साईं, तो तुम्हें गर्ल्स से एलर्जी है? वाह, अब आएगा ना मज़ा उस इस खेल में, और भी ज़्यादा मज़ा देखना। तुम्हारे करीब आकर मैं तुम्हें अपने हुस्न की बिजलियों से परेशान करूंगी। अपने गुलाबी होठों को नफरत से काटती वो गजलान साईं की चौड़ी पुश्त को देखती हुई खुद से कहने लगी। नजरें बहुत बेबाक हो रही थी, नफरत की आग से वो अपनी मासूमियत भी खोती जा रही थी। दूसरी तरफ गजलान शाह हवेली की जानिब बढ़ रहा था। वो चेहरे पर परेशानी लिए आगे बढ़ रहा था। इसकी चाल में वो वाली बात नहीं थी जो अपने मुरीदों के पास जाते वक्त एक रोब इसकी हर अंदाज और एक एक चाल में नजर आकर उसे अलग और मुमताज बनाती थी। आज वो सिर्फ उस छोटी लड़की से डर गया था जिसकी नजरों में छुपी तहरीर वो पढ़ चुका था कि वो आगे उसके साथ बहुत कुछ करने का इरादा रखती थी। अली शाह नाश्ते के बाद दस्तगीर शाह के कमरे में आकर उसका और अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक करने लगा। तभी उन दोनों ने अम्मा साईं को कमरे में खादमा के साथ आते देखा। अम्मा साईं, इतना खाना हम 7 समुंदर पार नहीं जा रहे, पास के छोटे से गांव में जा रहे हैं। जब दस्तगीर शाह की नज़र खादमा के हाथों में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों पर पड़ी तो वह आगे बढ़कर अम्मा साईं के हाथों को पकड़कर बेड पर बैठाकर उनसे कहने लगा, शाह मेरे बच्चे, ये तो बहुत काम है। हम तो चाहते हैं एक नहीं बल्कि 2 बैग बनाकर आप लोगों के साथ रवाना कर दें। अम्मा साई ने प्यार से दस्तगीर शाह और अली शाह की पेशानी को बारी बारी चूमते हुए कहा, अम्मा साई, स्कूल वालों ने इंतज़ाम किया है, आप कोई इतनी ज़्यादा अपने इन खूबसूरत हाथों को थका रही हैं। दस्तगीर शाह ने संजीदगी से कहते हुए उनके हाथों को एहतराम से चूम कर आंखों से लगाते हुए कहा, अम्मा साई, आप फिक्र मत करें, अब आपके लाडले पोते बड़े हो चुके हैं और एक अदद बीवी भी ढत। अली शाह ने बैग पैक करते हुए शरीर नज़रों से दस्तगीर शाह को देखकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दस्तगीर शाह इसकी बात पर उसे सख्त नज़रों से घूरने लगा। अली शाह की बातों का आप ध्यान ना दें, वो ऐसे मजाक करता रहता है अम्मा साई। अम्मा साई के चेहरे पर खुशी की तासर देखते वो जल्दी से बोला, दस्तगीर शाह मरहूसा शाह का दीवाना ज़रूर था, लेकिन उसकी इज्जत को वो अव्वल दर्जा देता था। जब भी वो सामने होती तो वो तेज़ी से अपनी नज़रें उस पर से हटाता था, इस डर से कि कहीं उसकी नज़रों की गुस्ताखी पर कोई उसकी स्तानी पर उंगली ना उठा बैठे। अली शाह की हरकतें न जाने क्यों दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। वो हर किसी के सामने महरोसा शाह को उसके साथ जोड़ता था। ये बात दस्तगीर शाह के लिए अचबे का बासत बनकर रह गई थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे आखिर ऐसे इसके साथ क्या मसला है, वो तो दोस्त है, फिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और वो उस वक्त भी उसे गुस्से से घूर सकता था। अम्मा साईं की मौजूदगी की वजह से वो चुप था, वरना वो उसे मार कर ज़रूर पूछता कि वो ये क्यों कर रहा है। बच्चों, अब हम चलते हैं, आप लोग आराम से निकलना और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सलमा से मांगना। हम अपने कमरे में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। दोनों के सर पर बारी बारी हाथ फेरती हुई बोली, स्कूल वालों ने ज़ोहर के बाद ही निकलना था। दस्तगीर शाह जो तन्हाई पसंद था वो अपनी कार में अली शाह के साथ जा रहा था। ठीक है अम्मा साईं,
दस्तगीर शाह ने इनका हाथ पकड़ा और उन्हें लिए कमरे से बाहर निकला। इनके बाहर निकलते ही अली शाह के चेहरे पर अचानक से एक सख्ती छा गई। वो दस्तगीर शाह के बेड के ऊपर लगी इसकी बहुत बड़ी रिपोर्टर को देखते हुए नफरत और गुस्से की आग में जलने लगा। आखिर अली शाह की आंखों में दस्तगीर शाह के लिए इतनी नफरत क्यों थी? ऐसी कौन सी कहानी थी जो आगे चलकर महरूसा शाह की बदनामी का बासत बनने वाली थी? पीर साहब, क्या आप हमें इंसाफ दिला सकते हैं? सामने तख्त पर शान से बैठा वो अपने मुरीदों के मसले सुन रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की जो क्रीम कलर की शाल को अपने गिर्द अच्छे से ओढ़े हुए थी और चेहरा इसी शाल की मदद से छुपाए हुए थी, वो मर्दों के बीच आन खड़ी हुई। बीबी, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पीर साईं औरतों से पर्दा करते हैं? एक मुरीद ने खड़े होकर उसे सर तक पैर घूरते हुए कहा। पीर गजलान साईं सामने खड़ी छोटी लड़की को पहचान चुका था। उस मुरीद की नजरें उस पर देख शाल के पीछे उसके सफेद हाथ जब्त के बासत खुसते चले गए। ये पहली मर्तबा हुआ था जो वो इतना गुस्सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका मिजाज ठंडे पानी की मान था। उसे पता था गुस्सा हराम है, मगर सामने खड़ी छोटी लड़की की हरकतों से वो आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था। मैं किसी के लिए बहुत खास हूँ। पीर गजलान शाह की स्याह आंखों में अपनी शहद रंग की नशीली आंखें शरारत से गाड़े वो उसी मुरीद से बोलती तेजी से पीर साईं के तख्त के पास पहुंचकर मुंह फुलाकर तख्त पर शान से बैठे उस शख्स को देखने लगी जिससे उसे बहुत सारी शिकायतें थी। ये भला क्या बात हुई पीर साईं? आप औरतों से बात नहीं करते। अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हमारा मसला कैसे सुनेंगे? हम औरतों की भी तो आपको सुननी चाहिए। वो मुंह बसोरते हुई पीर गजलान शाह को देखती हुई बोली, हाँ बीबी, बताएं आप अपना मसला, हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे आपको। स्याह आंखें शहद आंखों में गाढ़े व संजीदगी से अपनी नरम अजीली रोबदार आवाज में गोया हुआ, पीर साईं, हमें अपने शौहर से मसला है। वो क्रीम कलर की शाल पर अपनी नाजुक हाथ फेरती उसे देखे बगैर कहने लगी। पीर गजलान शाह को शदीद सदमा लगा जब उसने उसके गिर्द ओढ़ी शाल को गौर से देखा जो उसका था। आंखों में पहली बार सुर्खी लिए वो उस छोटी लड़की को देखने लगा। उसने अपने कपड़े शाल कभी किसी खादमा को हाथ लगाने नहीं दिए थे। उसके कपड़ों और जूतों का ख्याल उसका खास खादिम आलमदाद करता था। आज एक लड़की के बदन पर अपनी शाल देख गुस्से से वहां उससे बैठना भी मुहाल हो रहा था, लेकिन वो जब्त किए बैठा नजरें नीचे झुकाकर उसे सुनने लगा। वो मेरे बाल नहीं बनाते, वो रात को अलग रूम में रहते हैं, हाथ तो लगाने से जैसे वो डरते हैं, जैसे मैं उनकी बीवी नहीं कोई बीमारी हूँ जो हाथ लगाने से उन्हें लग जाएगी। आप बताएं, हमें इंसाफ दे सकते हैं या हमें एक तवीज दिए या उन पर कुछ पढ़कर फूंक दें ताकि वो अपने मरीदों की तरह मुझ पर भी प्यार भरी नजरों की बारिश कर दे और हंसकर मुझसे बातें कर सके। शहद रंग आंखों की मस्तियां अपने अरूज पर थी, जबकि मुकाबले की सफेद वजिया चेहरे पर उसकी बिचकाना बातों पर गुस्से से सुर्खियों सी घुल गई थी। बीबी, एहतराम से, पीर साईं के सामने तुम्हें अपनी और अपने शौहर की बातें करते हुए शर्म नहीं आई? जाओ, निकल जाओ। वही मुरीद जो पास के गांव का सरपंच भी था आगे बढ़ा। वो उसे हाथ लगाने ही वाला था। पीर गजलान शाह के स्पाट लहजे पर उसे रुकना पड़ा। साजिद साईं, आप आराम से बैठे, हम सुन रहे हैं ना इन बीबी की बात को, आप पुरसुकून रहे। आलमदाद साईं को ठंडा पानी पिलाए इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए, ताकि वो जल्द पुरसुकून हो जाए। अपनी गहरी नजरों से साजिद शाह को बावर कराने लगा। वो एक नामहरम को छूकर गुनाह कमाने वाला था, जबकि इस वक्त उसका दिल चाह रहा था साजिद शाह की नजरें नोच फेंके जो सामने खड़ी उसकी छोटी सी बीवी को देख रहा था। वैसे पीर साईं, आप सफेद कपड़ों में बड़े हैंडसम लग रहे हैं, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ?
उसे उस बुरे आदमी को घूरते हुए देखती वो उसके तख्त पर चढ़ी और उसके साथ लगकर बैठती वो शरीर लहजे में कहती अपना स्मार्टफोन निकाल कर आगे करती सेल्फी लेने लगी। उसकी इस हरकत पर सब मुरीदों और उसके खादमों की नजरें फटी की फटी रह गई, जबकि वो अपना जब्त का दामन तोड़कर उठा और गुस्से से उससे कलाई से पकड़कर बाहर की जानिब बढ़ा। उसके पीछे आलमदाद भी तेजी से बाहर निकला। लड़की, हमें बर्बाद करने की वजह जान सकते हैं हम? रूम में गजलान साई की दबंग आवाज गूंजी। वो सामने सोफे पर बैठा उसे अपनी सुर्ख अंगारा बनी आंखों से देख रहा था, जो सर झुके शराफत से खड़ी थी। पीर साईं, हम तो आपको आबाद करना चाहते हैं, बर्बाद नहीं। नूरे हरम अचानक अपनी शहद रंग आंखों में शरारत सजाकर सामने सोफे के दोनों हाथों के ऊपर सख्ती से अपने मजबूत हाथ जमाए बैठे गजलान शाह की आंखों में मैनी खेजी से देखती दलेरी से बोली, ये सब करके आपको लगता है हम आबाद होंगे? स्याह स्याह आंखों में गबस की वहशत तारी हो गई और मूंछों तले दबे होंठ सख्ती से भीज गए। पीर साईं, हम तो वहां अपना मसला लेकर आए थे, आपको बर्बाद करने कहा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। भला हम अपने महबूब हैंडसम शौहर की इज्जत क्यों खराब करना चाहेंगे? वो ड्रामा करती हुई गजलान शाह को एक आंख ना भाई। वो सख्त नजरों से उसे देखने लगा, जो अब नजरें झुकाकर मस्कीन बनने की कोशिश कर रही थी। आप अपना मसला आइंदा हमारे घर में हमारे आने के बाद हमें बताएंगी। वो नरम पड़ते हुए बोला, हूँ सो क्यूट पीर साईं, आप कितने प्यारे हैं जो हमें अपने कमरे में बुला रहे हैं। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, अपनी सभी चीजें अपने कमरे आपके कमरे में शिफ्ट करती हूँ। इस तरह मुझे आपके कमरे में बार बार चलकर तो आना नहीं पड़ेगा। वही मौजूदगी में मैं आपसे अपने मसले किया करूँगी। उसकी बात पर मुस्कुराकर चेखती हुई उसकी तरफ तेजी से बढ़ती वो इसकी गोद में गिरने वाले अंदाज में बैठती हुई वो अपनी नाजुक उंगलियों से उसके वजिया चेहरे को छूने लगी। गजलान शाह को उसके लफ्ज पर अपने हलक में कुछ अटकते हुए शिद्दत से महसूस हुआ, तो वह घबरा कर उसे नीचे फेंकता उठा। नूरे हरम नीचे का कीमती कालीन पर बैठी उसके चेहरे को देखने लगी, जो सुर्ख होता चला जा रहा था। तभी गजलान शाह ने अपने गिर्द लिपटी ग्रे रंग की चादर को उतारकर सोफे पर फेंका, फिर पगड़ी को आराम से उतारकर सामने टेबल पर रखता उसे देखे बगैर उस कमरे से निकला। पीर साईं, तुम जो हो वो सबको नजर नहीं आते, और जो हो वो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने लाऊंगी, वेट एंड वॉच। वो शदीद नफरत से कहती वहां से उठने लगी, लेकिन एक मशक बार सी दिलफरेब खुशबू जब उसकी छोटी सी नाक से टकराई, तो सहरजदगी सी आलम में उस पुरखैफ खुशबू की जानिब बढ़ी, जो सोफे की जानिब से आ रही थी। वो खोई सी थी, उस शहर की जाल में फंस गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी जादू के जहरे असर अपने इशारों पर चलने पर मजबूर कर रहा है। वो सोफे पर लेटने वाले अंदाज में लेटी, तभी वो खुशबू इसके करीब तर हो गई, तो उसने हाथ अपने नीचे रखी उस नरम चीज जो गजलान शाह की चादर थी उस पर रखा और उसे उठाकर अपने नाक के करीब तर किया। वो लड़की जो यहाँ सिर्फ उस नेक शख्स से बदला लेने की गर्ज से आई थी, बहुत जल्द वो कुदरत के इस फैसले के आगे झुकने वाली थी। वाह शाह जी, आपके तो सेक्स पैक भी हैं। एक मिनट रुके, मैं ज़रा आपकी इस तरह एक सेल्फी तो लूं, ताकि अपनी सोशल मीडिया की फ्रेंड्स को अपने हिब्बी की हैंडसम नस से जिलाऊं। वो अपनी कमीज उतार कर सामने बेड पर करने से रखता शावर लेने की गर्ज से बाथरूम की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन पीछे से एक चहकती शरीर आवाज़ पर वो सटपटा कर मुड़ा। सामने खड़ी आफत की पुड़िया को देख वो सख्त घबराहट के आलम में तेजी से बेड की जाने बढ़ा, लेकिन उसकी तेजी से रास्ते में आने की वजह से वो दोनों धड़ाम से नीचे बेड की ऊपर एक दूसरे के ऊपर गिरे। लड़की, दूर रहो हमसे, हमें क्यों सख्ती करने पर बार बार आप उकसाती हो? वो अपने मजबूत सीने पर उसके सफ़ेद नरम नरम नाजुक हाथों के लम्स और गर्दन पर गर्म सांसों की
शिद्दत से महसूस करता, अपने दिल को बेखुदी के आलम में अपने रग रग में शिद्दत से धड़कते हुए महसूस करने लगा। शाह साईं, सच बताना, ये सिक्स पैक्स कब बनाए आपने? प्रॉमिस, मैं किसी को ये राज नहीं बताऊंगी। वो हाथ नीचे ले जाकर उसके सिक्स पैक्स को छूती शरीर लहजे में कहती, एक आंख दबाकर कहने लगी। गजलान शाह का पूरा चेहरा सुर्ख अनारी हो रहा था। उसकी बेबाकी से छूने पर वो सख्त नजरों से उसे देखता, अपने सफ़ेद मर्दाना हाथ उसके नाजुक हाथों पर रखता, गुस्से से उसे पीछे करता बेड से उठा। लड़की, शर्म नाम की चीज़ से आप वाकिफ हैं या नहीं? ये क्या अमल है जो आप हमारे साथ दोहरा रही हैं? कब से बर्दाश्त की भी एक हद होती है जो अब हमसे छूटता जा रहा है। अल्लाह के लिए हमें सख्त इक़दामात करने पर मजबूर मत करो। वो बेड पर रखा अपना कमीज़ और शदीद गुस्से से उठाकर पहनने लगा, लेकिन नूरे हरम ने बेड से उठकर इसके हाथ से उसका कमीज़ छीना और दूर उछालकर उसके पास बेहद करीब आकर उसके सुर्ख चेहरे को थोड़ी से पकड़कर अपना स्मार्टफोन ऊपर उठाकर उसकी जानिब देखती मुस्कुराती हुई उसके गालों पर झुकी। गजलान शाह उसकी हरकत पर आंखें फाड़े सामने देखता ही रह गया। नूरे हरम सेल्फी लेती पीछे हुई और किलकिलाती हुई बेड पर बैठी और अपनी और उसकी सेल्फी को अपने इंस्टाग्राम में अपलोड करने लगी। वो अभी तक हवासों में नहीं था, सामने दीवार की तरफ देखते हुए गैर दिमागी से सोच रहा था कि ये कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। स्याह आंखों में खुमारी लिए दिल को शिद्दत से दिल और दिमाग में तेजी से धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। वाह शाह साईं, आप तो इस हुलिये में बड़े आग बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वो मोबाइल में उसकी और अपनी सेल्फी को जूम करते हुए चहक उठी तो इसकी आवाज़ सुनकर गजलान शाह चौंका और उसे देखने लगा जो मोबाइल में लगी हुई थी। अभी मैं आपकी और अपनी ये पिक अपनी इंस्टा आईडी पर डालकर सबको जलाती हूँ। वो सर उठाकर उसे देखती शरीर लहजे में एक आंख दबाकर बोली तो इसकी बात पर गजलान शाह गुस्से से आगे बढ़ा और उसके हाथ से इसका मोबाइल छीनकर गुस्से से रूम से बाहर निकला। शाह जी, शराफत से आप मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दें। मैं शराफत से कह रही हूँ, अगर आपने कुछ गलत किया ना मेरे अजीज़ मन के साथ, तो मैं कह रही हूँ मैं तूफान खड़ा कर दूंगी इस हवेली में। वो भी रूम से निकलती तेजी से इसके पीछे भागती हुई चीख कर बोली, खामोश बेअदब लड़की, ये आप हमारी तस्वीर निकालने का अंजाम भुगत रही हैं। वो किचन में दाखिल हुआ और चूल्हे के आगे खड़े होकर उसका मोबाइल फ़ोन चूल्हे पर रखा आग जलाकर पीछे हटते हुए सद लहजे में बोला, हाय शाह जी, ये आपने क्या कर दिया मेरा फ़ोन? वो रोती हुई तेज़ी से हाथ चूल्हे के जाने बढ़ाकर अपने फ़ोन को जलने के डर से बचाने वाली थी कि गजलान शाह ने आगे बढ़कर उसे पीछे अपने सीने से लगाया। वो उसके कशीदा सीने से लगकर अपना खून का मातम करने लगी जो अब जलकर राख का ढेर बन चुका था। शाह साईं, आप बहुत बुरे हैं। उस चीज़ को मुझसे छीन रहे हैं जो मेरे हंसने की वजह है। वो रोती हुई उसके सीने पर मुक्के बरसाती हुई कहने लगी, जबकि गजलान शाह को उसकी नज़दीकी से इस वक्त घबराहट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, ना ही उसे अपने माथे पे पसीने के कतरे नमूदार होते हुए महसूस हुए। वह संजीदगी से खड़ा अपने दोनों हाथ नीचे गिराए उसके हिलते वजूद को सहारा दिए हुए था। मैं आपको इन सब के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो उसे पीछे धक्का देकर गुस्से से उसे देखती हुई कहती वहां से रोती हुई भागी, जबकि गजलान शाह संजीदगी से खड़ा उसे वहां से भागते हुए देखने लगा। पीर गजलान शाह की सिर्फ एक दम वाले पानी और आपका महबूब आपके कदमों पर आए, पहले पिए, इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं, वरना फिर ये प्यारी सी क्यूट लड़की यहाँ कभी आपको नहीं मिलेगी। वो गजलान शाह के डेरे के पास ही एक छोटी सी स्टॉल लगाए खड़ी थी। पीछे एक चुट पर उसने गजलान शाह की बहुत बड़ी पिक और नीचे लिखा था कि पहले आए और इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। रात गजलान शाह के गुस्से से उसका जान से करीब प्यारा सेल फ़ोन तोड़ने पर वह सख्त गुस्से से यहाँ आई थी ताकि वो उससे बदला लेकर अपना नुकसान की भरपाई कर दे। एक नया स्मार्टफोन लेकर अब वो सुर्ख गालों को फुलाए चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर रही थी। फिर गजलान साईं की ये ख़ास दम वाला पानी आप हर काम के लिए
के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1,000 रुपए में दे रही हूँ, इतना सस्ता दे रही हूँ ये कीमती पानी की बोतल को सिर्फ आप लोगों की खातिर। एक खादमा से इसका फटानी बुर्का लेकर यहाँ पहनकर आई थी और गजलान शाह के डेरे से वो चेहरा मुकम्मल छुपाए हुए थी। आलमदाद, जाओ बाहर पता करो ये क्या हो रहा है। वो अपनी स्याह पिजारों की पिछली सीट पर बैठा संजीदगी से बाहर देख रहा था। डेरे के पास एक बुरके में मुबलिस औरत को स्टाल लगाए देख वो तिरछी निगाहों से उस औरत को मशकूक नज़रों से घूरते हुए आलमदाद से अपने नरम लहजे में कहने लगा, बीबी ये क्या लगाया है यहाँ? ये पीर साईं का डेरा है, माँ तुम्हारा दुकान नहीं, हटाओ यहाँ से ये सब। आलमदाद ने गजलान शाह की तस्वीर को शायद देखा नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ा नहीं था। वहीं खड़े होकर सख्ती से नूरे हरम से कहने लगा, क्यों साहब, हम क्यों यहाँ से जाए? हम गरीब की रोजी रोटी पे तो लात ना मारो। कितनी मेहनत से हमने अपने घर वालों से ये पानी मंगवाया था। वो खालिस पठानों की तरह कहते बुरके के पीछे से आलमदाद को घूरने लगी। गजलान शाह की जब बेसाख्त बे इरादा ही नजरें चार्ट पर लगी तो अपनी तस्वीर पर पड़ी तो वो जो अपनी हवेली से निकलते वक्त गुस्सा ना करने की कसम खाकर निकला था, सख्ती से सामने बुरके में मुबलिस उस तूफान की नानी को देखता जब से अपनी मुट्ठियाँ घुसने और लबों को एक दूसरे से भेजकर अपने गुस्से को काबू करने लगा। गुस्ताख लड़की, कब अकल आएगी? जब हम कुछ गलत करेंगे तब। सुर्ख आंखों से उसे घूरता चबा चबा कर खुद से हम कलामी करते हुए कहने लगा। वो अच्छे से जानती थी कि गजलान शाह इस तरह किसी को तवीज़ और पानी दम करके नहीं देता था, वो सिर्फ दुआ करता था बस बेबसों के लिए। लेकिन ये लड़की अपना बदला इससे इस तरह लेगी। इसने शायद गुस्से से सुर्ख होते सामने छोटी पर बवाल जान को घूरा। उसकी नजरें होम्स उस शैतान की बहन पर मुस्कुर थीं जो आलमदाद से निजात न जाने क्या क्या कह रही थी। उस्तानी जी, ये इलाका तो हमारी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। वो छोटा सा गांव था, शायद वो इस गांव में गलती से आ गए थे। दस्तगीर शाह ने लिस्ट मरहोसा शाह को दिखाते हुए कहा। उस्तानी, मरहोसा के साथ मास्टर जी ने उसे भेजा था। जब मास्टर ने इसके नाम के साथ उस्तानी जी का नाम लिया था तो वो बहुत खुश हुआ था, ये सोचकर चलो सुबह से शाम 5 बजे तक वो इनके साथ वक्त तो गुजारेगा। वो दोनों इस गांव में घूम रहे थे, तभी वहाँ के एक फर्द की नज़र उन पर पड़ी तो वो इनके पास आकर अजीब तरह के सवाल और जवाब पूछने लगा। वो दोनों क्या घर से भाग कर आए थे या फिर वो दोनों मियाँ बीवी हैं? वो शख्स अपने लहजे से जाहिल मालूम हो रहा था। वो अपनी कार में उस्तानी जी के साथ यहाँ पहुँचा था, अब सख्त परेशान नज़रों से इस छोटे से गांव को देख रहा था। छोकरे, अगर लड़की को घर से भगाने वाला मामला हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। सरपंच तुझे जान से मारने का फैसला सुनाएंगे। अगर मरना नहीं चाहता तो सच बता। अजीब नज़रों से मरहोसा को देखते वो शख्स दस्तगीर शाह से मुखातिब हुआ, जबकि मरहोसा उसकी नज़रों से सहम कर दस्तगीर शाह की चौड़ी पुश्त के पीछे जा छुपी। पहली बात, मैं ऐसा बेशर्म नहीं हूँ, और दूसरी बात, ये मेरी कज़न और मंग है। हम अपने दूर के रिश्तेदारों के यहाँ शादी पर जा रहे थे। हमारा सारा ख़ानदान जल्दी में निकला था, इसीलिए हम दोनों पीछे रह गए। अब तुम्हें तसल्ली हुई? दस्तगीर शाह उस शख्स की नज़रों से सख्त गुस्से में आकर झूठ बोलने पर मजबूर हुआ, जबकि मरहोसा शाह उसकी कज़न और मंग होने वाली बात पर फटी आंखों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखने लगी। अब ये फैसला तो सरपंच ही करेगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ। पता है, यहाँ अगर कोई लड़का लड़की को घर से भगा कर लाता है तो हम उनके साथ करते क्या है? उस शख्स की बात पर दस्तगीर शाह ने उसे गौर से साधा पैर घूरा तो उसके माथे पर लगी तिलक से वो जान गया कि वो इस वक्त किस इलाके में है। मतलब वो हिंदुओं की बस्ती में आए थे और उसने इस गांव के बारे में ये सुना था कि यहाँ जब भी कोई नौजवान लड़का और लड़की अकेले आते हैं तो इस गांव के लोग इन्हें तब तक नहीं छोड़ते जब तक इनका एक दूसरे से किया तलाक
क्या तलक है, क्या रिश्ता है, ये सब ना जान लें वो लोग। अब वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। क्या मतलब, तुम क्या कह रहे हो? उस शख्स की बात से उससे किसी खतरे का एहसास हुआ तो वो परेशानी से पूछ बैठा, अगर तुम दोनों झूठ बोल रहे हो तो अभी से बता देता हूँ कि अगर बाद में हमें पता चला तो छोकरे तू मरेगा और ये लड़की छोकरी अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेगी। सरपंच फैसले में इस छोकरी को यहाँ के किसी शराबी ज्वारी के हवाले कर देंगे। आगे का तू, तेरे को मालूम है कि इस छोकरी के साथ क्या होगा। उस शख्स की निगाहें फिर से बहकी और जाकर महरोसा के ऊपर जम गई तो दस्तगीर शाह ने अपने गिर्द ओढ़ी शाल को उतार कर महरोसा के ऊपर डाल, इस तरह के उस शख्स की नज़रों से वो महफूज हो रह सके। इन सब से बचने का कोई हल है क्या? दस्तगीर शाह ने सब्र के घूंट भरते हुए कहा, हाँ है ना छोकरे, मेरे पास इसका एक हल है। अगर तुम्हें और इस छोकरी को मंजूर तो ठीक, वरना जाओ मरो और अपनी इज्जत गवाओ। दोनों की जानिब देखते हुए वो शख्स कहने लगा, क्या है वो हल? दस्तगीर शाह मरहोसा शाह की इज्जत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसकी उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उस बीच तुम दोनों का मजहब, शख्स की बात पर दोनों ने छुपते से उसे देखा। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। दस्तगीर शाह अब सख्त चिढ़ते हुए बोले, छोकरे जाहिर सी बात है अब तुम लोगों को मियाँ बीवी का रिश्ता ही बचा सकता है। अपना मजहब बताओ ताकि मैं उसी तरह बंदोबस्त कर दूंगा तुम लोगों की शादी के लिए। वो शख्स मैंने खेजी से दोनों को देखते हुए गोया हुआ, और कोई रास्ता नहीं है। निकाह का सुनती मरहोसा शाह सचपटाती हुई बोली, उस्तानी जी, हमें इस गांव के सरपंच और लोगों की बातों से बचने के लिए ये करना पड़ेगा, वरना आप। दस्तगीर शाह ने मुड़ते हुए अस्तगी से कहा तो मरहोसा इसकी आखिरी छोड़ी गई बात समझकर बुरी तरह से लहसती हुई अपना सर झुकाकर कुछ देर इसी तरह खड़ी रही, फिर सर हाँ में हिलाने लगी। मैं अपनी मंग की इज्जत की खातिर निकाह करूंगा। क्या यहाँ आसपास कोई मस्जिद है? दस्तगीर शाह ने मरहोसा शाह की चादर में लिपटे नाजुक वजूद को देखते हुए अटल लहजे में कहा तो वह शख्स उसे मैंने खेजी से मुस्कुरा कर देखने लगा। छोकरे, हाँ है ना, लेकिन वहाँ मैं तुम लोगों को एक शर्त पर लेकर जाऊंगा, जब तुम मुझे मेरे पीने के लिए कुछ खर्ची दोगे। उस शख्स की बात पर दस्तगीर शाह ने जेब से बहुत सारे नोट निकाल कर उसे दिए तो वह हंसते हुए उसे अपने पीछे आने का कहते आगे बढ़ने लगा तो वो दोनों भी उस शख्स के पीछे तेजी से बढ़े। दस्तगीर शाह, कल स्कूल पहुंचते ही आप में तलाक दे दो। अभी उनके निकाह को हुए 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ था। मरहोसा शाह और वो जब मस्जिद के शहर में पहुंचे तो वो उसे देखती हुई स्पष्ट लहजे में बोली, उस्तानी जी, अभी आप तलाक का जिक्र मत करें, वरना ये गांव वाले हम पर शक करेंगे। अभी रात बहुत हो चुकी है, हम यहाँ से कल सुबह निकलेंगे। अभी हमें यहाँ मियाँ बीवी की तरह रहने का दिखावा करना होगा। दस्तगीर शाह तलाक लफ्ज सुनकर गुस्से की लहर अपने वजूद पर दौड़ाता हुआ शिद्दत से महसूस कर रहा था, मगर फिर भी वो खुद को जब्त से संभाल कर महरोसा शाह से नरम लहजे में बोला, मुबारक हो तुम दोनों को, अब तुम लोगों के पास सबूत है, तुम दोनों मियाँ बीवी हो। अब गांव वाले और सरपंच तुम लोगों को कुछ नहीं कह सकते। आओ मैं तुम लोगों के रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी वो शख्स दस्तगीर शाह के कंधे पर हाथ रखकर उसे और मरहोसा शाह को मुबारकबाद देते हुए कहने लगा, हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, फिर वहाँ पहुँचकर मैं आपको तलाक के पेपर्स बनाकर भेज दूंगा। उस्तानी जी, वो पास ही बने छोटे से डब्बे ढाबे से खाना खाने के बाद अब उस शख्स के घर में मौजूद थे और इस वक्त इस घर के एक छोटे से कमरे में थे। कमरे में सिर्फ एक बेड था जिस पर सुर्ख रंग की चादर बिछाई गई थी और सामने दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जो शायद इनके भगवान की थी। ठीक है, मरोसा शाह ने संजीदगी से कहा, दस्तगीर शाह, ये क्या कर रहे हैं आप? मरोसा इस कमरे में अपने साथ एक मर्द की मौजूदगी से बेड पर लेटने से सख्त घबरा रही थी। तभी दस्तगीर शाह को अपने दाएं जानिब लेटते हुए देख वह सटपटा कर तेजी से बेड से उठी। सुल्तानी जी, सोने की तैयारी। संजीदगी से तकिया दुरुस्त करते हुए कहा गया, क्या मतलब सोने की तैयारी? उठो यहाँ से और जाकर नीचे सो। मरोसा शाह से सख्ती से घूरती हुई अपनी उस्तानी वाली रोब इस पर जमाती हुई बोली, उस्तानी जी,
क्यों किया आपको मुझ क्यों क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? अचानक बाहर बादलों की शिद्दत से टकराने की आवाज़ गूंजी और बिजली चमकने लगी। तभी अचानक से लाइट चली गई तो पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ये लाइट क्यों चली गई? दस्तगीर शाह को अपने बेहद करीब उसकी खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। तभी फिर से बादल टकराए तो शिद्दत से एक खौफनाक आवाज़ गूंजी। मरोसा शाह जो दस्तगीर शाह के करीब थी वो डरती हुई जाकर उससे टकराई। दस्तगीर शाह अंधेरे में अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल रहा था। यकदम से उसके सीने से लगने पर उसके हाथ वहीं ठहर गए। नहीं दस्तगीर शाह, हमें मत छोड़े, हमें इसी तरह पकड़े रहे, हमें बहुत डर डर लग रहा है। दस्तगीर शाह के पीछे करने पर वो वापस डरती हुई उसके कशीदा सीने से जा लगी और सख्ती से उसके पुष्ट को जगड़ती हुई बोली, उस्तानी जी, आपकी कुर्बत हमें उकसा रही है, प्लीज़ पीछे हो जाए, वरना हमें डर है, हम अपना जब्त खोकर बहक जाएंगे। वो मरोसा शाह के लबों की जिन्स को अपने सीने पर लहसते हुए महसूस कर सकता था और धड़कते दिल की धड़कन को आसानी से सुन सकता था। वो सख्त बेबसी से बोला, दस्तगीर शाह, हमें अंधेरे और तूफानी बारिशों से डर लगता है। हमें इस वक्त सिर्फ इसी तरह पकड़े रहें आप ताकि हमारा डर कुछ कम हो। भरोसा अपनी डर की वजह से दस्तगीर शाह के बहकते जज्बात से लाइलम उसकी चौड़ी पुश्त को अपने नाजुक हाथों की मदद से दबाव बढ़ाती वो सख्ती से आंखें मींची उसके सीने पर सर रखे हुए थी। दस्तगीर शाह कमरे में घुप अंधेरा होने की वजह से और बेड पर अपने साथ मौजूद अपनी मनपसंद हस्ती की नज़दीकी से अब मुकम्मल तौर पर बहक चुका था। दस्तगीर की जान गंभीर आवाज़ महरोसा शाह के कान के बेहद करीब गूंजा तो अपना सर ऊपर उठाकर अंधेरे में डूबे उस कमरे में अपने बेहद नजदीक बैठे शख्स को देखने की कोशिश करने लगी। एकदम से बिजली चमकी तो इस छोटे से कमरे में थोड़ी सी रोशनी पैदा हुई तो मुकाबले की स्याह आंखों के पैगाम पढ़कर वो इस लम्हे की जद में आकर उसकी कशीदा सीने पर सर रख गई और अपनी शबनम होठों को उसके कशीदा सीने पर रखकर उसकी चौड़ी पुश्त पर नाजुक हाथों को बांधकर उसे अपना आप सौंप गई। अपनी गर्दन में शिद्दत भरा लम्स महसूस करती हुए सिसक कर अपने हाथों के नाखून उसकी चौड़ी पुश्त पर गाड़ कर वो दस्तगीर शाह को और भी बहकाने पर मजबूर कर गई। मरोसा शाह दस्तगीर शाह की शिद्दतों भरा लम्स और कुर्बत भरे लम्हे की जद में आकर उस शख्स के शहर में खोकर इसका साथ देती हुई बाहर होती तूफानी बारिश और कमरे में होती अंधेरे को भूल गई और साथ में तलाक वाली बात को भी फरमोश कर गई थी। अपने ऊपर वजन महसूस करती वो घबरा कर झटके से अपने आंखें खोल गई। इस वक्त उसे अपने अपने पूरे जिस्म में बहुत दर्द सा महसूस हो रहा था। अचानक उसकी नज़रें अपने वजूद पर पड़ी तो वो परेशान हो गई क्योंकि वो खुद को उस सुर्ख बेड शीट में जो कल रात इस बेड के ऊपर बिछा हुआ था जिस पर इस वक्त वो लेटी थी अपना वजूद इस में लिपटे हुए देख वो सख्त घबरा कर चादर ऊपर करती लहज उठी क्योंकि इस वक्त जिस हुलिये में थी इसके लिए वो सख्त शर्मिंदगी की बात थी। तभी उसे किसी की मजबूत पनाहों का एहसास हुआ तो अपनी नजरें अपने पहलू में लेटे शख्स पर जा ठहरी जो उसे अपने सीने से लगाए गहरी नींद में था। दस्तगीर शाह। ये सब दिखती शदीद गुस्से से दस्तगीर शाह की मजबूत बाजुओं को हिलाती उसे उठाने लगी। वो गहरी नींद में था। इसके गुस्से से हिलाने पर अचानक से उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिराकर उसके नरम गुलजार लबों पर अपने लब रखकर शिद्दत से उसे अपनी होश में भरता वही कल रात की तरह उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। दस्तगीर शाह, होश में आओ, ये क्या कर दिया तुमने, उठो। उसकी मजबूत बाहों की गिरफ्त में मचलती सुर्ख होती वो अपने लब उसके लबों से आज़ाद करती नफरत से बोली, उस्तानी जी। दस्तगीर शाह जोर जोर से हिलाने पर झटके से आंखें खोलकर उसे उस बेडशीट में लिपटे देख तेजी से नजरें हटाता उसे पुकार बैठ उठा। दस्तगीर शाह, तुमने ये सब क्यों किया हमारे साथ, बताओ। हाँ, क्यों? खुद को चादर में छुपाकर वो शिद्दत से चीखती हुई रोकर बोली, उस्तानी जी, कल रात हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी भी मर्जी शामिल थी। आपने भी साथ दिया था हमारा। हम अकेले ही कसूरवार नहीं हैं, आप भी हमें बहकाने की जिम्मेदार हैं। दस्तगीर शाह उसके इल्ज़ाम पर तड़पते हुए शदीद गुस्से में आकर उसकी चादर में छुपे नाजुक सरापे को देखते हुए उसे कल रात उसका
اس کو ساتھ دینے کا یاد کروانے لگا۔ وہ اس کی نظروں اور اس کی بات کو شرم سے سرخ ہوتی شرمندگی سے سر جھکا کر رات اپنے بہک جانے پر شدت سے رونے لگی۔ دستگیر شاہ، تم ابھی اور اسی وقت طلاق دو ہمیں۔ اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے وہ چہرہ ڈھانپے بری طرح سے روتی ہوئی بولی، استاری جی، غلطی اکیلے ہم سے نہیں، آپ سے بھی سرزد ہو چکی ہے، تو اب کیوں آپ طلاق مانگ رہی ہیں ہم سے؟ ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ مکمل طور پر دستگیر شاہ عالم شاہ کی ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو ہم سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے یہ گستاخی کی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ دستگیر شاہ طلاق کی بات پر تو بھڑک اٹھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں کہتا وہ جنونی انداز میں اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، دور ہٹو ہم سے دستگیر شاہ۔ مرحسا شاہ اس کی جنونیت بھرے لمس پر اسے غصے سے خود سے دور کرتی چیخ کر بولی تو وہ پیچھے ہٹا اور اس کے سفید گردن پر اپنی شدت سے چھوڑے گئے نشانات دیکھ وہ بے باکی سے مسکرایا۔ آپ جتنی بار خود سے دور ہٹانے کا بولیں گی ہم اتنا ہی ایسے نشانات آپ کے خوبصورت لبوں پر اور اس نازک گردن پر چھوڑیں گے۔ وہ اچانک اس کے قریب آ کر اس کے لبوں کے کناروں پر جہاں اس کے دیے گئے نشان تھے جنہیں وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا مینی خیزی سے مسکرا کر کہتا پیچھے ہوا اور بیڈ سے نیچے اتر کر نیچے گری اپنی شرٹ کو اٹھا کر پہننے لگا۔ وہ اپنی شرٹ پہننے کے بعد کمرے سے باہر نکلا تو مرحسا شاہ اپنے کل رات کی اس بے وقوفی پر اب سر ہاتھوں میں گرا کر سسکیاں بھرتی بری طرح سے رونے لگی۔ پیر صاحب، یہ عورت تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، آپ حکم کریں ہم اسے یہاں سے دھکے دے کر نکالتے ہیں۔ غزلان شاہ کی سرخ نظریں باہر زور زور سے چیختی سب مردوں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی نظریں پھسل کر ان مردوں پر جا پڑیں جو اس کے چھوٹے سے سٹال کے آگے کھڑے تھے۔ سب کی نظریں اس پر مسکر دیکھ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں کھسکنے لگا۔ نہیں عالمداد، اس لڑکی کو ایسے رہنے دو، جلدی سے ان سب مردوں کو یہاں سے ہٹاؤ جن کی نظریں اس پر ہیں۔ سخت غصے سے نور حرم کو دیکھ وہ عالمداد کو حکم دینے لگا، ٹھیک ہے سائیں۔ عالمداد اپنے پیر سائیں کو اتنے زیادہ غصے میں آج پہلی بار دیکھ حیرت سے سامنے سٹال پر کھڑی عورت کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے سبھی مرد حضرات چلے گئے تو وہ پرسکونی سے آنکھیں بند کرتا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر خود کے غصے کو قابو کرنے لگا۔ اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولی، ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور سامنے اس سٹال کی جانب بڑھا۔ یہ سب کیا ہے لڑکی؟ وہ برق میں مبلس اس آفت کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ اسے بدنام کرنے پر روز کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اس کی اس غصے کو جگا رہی تھی جو اس نے 1 سال پہلے سلا دیا تھا۔ اب یہ لڑکی وہی کر رہی تھی جو اس ہستی نے 1 سال پہلے کیا تھا، جسے اس نے اپنے اس سخت غصے سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، جو ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ پیر صاحب، کل رات جو آپ نے میرا موبائل چلایا تھا نا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ وہ برقع اپنے چہرے سے اٹھا کر غصے سے بولی، یہ آپ ہم سے کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ذرا کھل کر کہیں۔ وہ موبائل ہم نے آپ کی بے شرمی اور بے باکی کی وجہ سے جلایا تھا۔ بدتمیز گستاخ لڑکی، ہم آپ سے آخری بار کہہ رہے ہیں 1 سال پہلے کے غزلان شاہ کو مت جگائیں ورنہ بہت پچھتائیں گی آپ۔ شدید غصے سے اسے کلائی سے پکڑ کر وہ گڑگڑایا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا تو وہ اپنا غصہ اس پر اتار رہا تھا۔ اگر اس وقت اسے اتنا غصہ کرتے ہوئے کسی نے دیکھا تو وہ اس کے خلاف چلا جائے گا اور سب کو یہ بات بڑھا چڑھا کر سنا کر اسے بدنام کر دے گا۔ پیر صاحب، تو جگائے نا اس غزلان شاہ کو جو 1 سال پہلے تھا۔ اس غزلان شاہ سے مجھے کھیلتے ہوئے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا۔ شاید اس غزلان شاہ سے کھیل کر مجھے مزہ آ جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہی 1 سال پہلے والا غزلان شاہ بننے پر اکسا رہی تھی۔ غزلان شاہ شدید غصے سے اس کی شہد رنگ آنکھوں کو اپنی آنکھوں میں دیکھ آگے بڑھا اور اسے سختی سے کلائی سے پکڑ کر اپنے پجاروں کی جانب بڑھا۔ تم اٹھ گئے 1 سال پہلے کے غزلان شاہ، ویسے ہیرو ماننا پڑے گا
तुम तो कसम से बहुत ज्यादा हॉट और गुस्सेवार हो, मेरे शाह जी से भी ज्यादा। उसकी पिजारों के अंदर धकेल कर वो खुद ड्राइविंग सीट की जानिब गुस्से से बढ़ा। जब वो सीट पर बैठा ही था कि नूरे हरम ने मेरी खेजी से उसे देखते हुए आगे बढ़कर उसके गालों को छूते हुए कहा, खामोश लड़की। उसकी बेबाकी से वो आज बिल्कुल भी नहीं सटपटाया था, बल्कि वो वही 1 साल पहले वाला गजलान शाह की तरह सख्त, निडर और बहादुरी से जो वो अपने दुश्मनों से सामना करते वक्त बात किया करता था, उस वक्त भी उसी तरह उस छोटी सी लड़की की आंखों में अपनी स्याह आंखों को गाड़ कर वो सद लहजे में कहने लगा, हम पीर साईं की बीवी हैं तो हम क्यों खामोश रहें। वो ड्राइविंग करते गजलान शाह के चेहरे को बेबाकी से अपनी उंगलियों से छूती हुई बोली, शट अप बेशरम लड़की, अगर आप नहीं चाहती हो कि हम गाड़ी को सामने के ट्रेलर से टकराएं तो हमसे बहुत ज्यादा दूर होकर खामोशी से बैठ जाएं। वो सुर्ख आंखों से सामने एक ट्रक को देखते हुए सद लहजे में उसे डराते हुए कहने लगा, वो नूरे हरम थी शरारतों की दुकान, वो कहाँ डरने वालों में से थी, वो तो डराने वालों में से थी। शाह जी, इस तरह हमें बिल्कुल भी ड्राइव पसंद नहीं है, तेज चलाए, आरी अप, हरी अप। वो अचानक से उसकी गोद पर आकर बैठी और स्टीयरिंग पर रखे उसके सफेद मजबूत मर्दाना हाथों पर अपने नाजुक हाथ रखती गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाने लगी। याहू, ये होती है ड्राइविंग शाह साहब। पिजारों की रफ्तार एकदम से तेज हो गई। गजलान शाह उसे अपनी गोद में देख गुस्से से उसकी पुश्त को घूरने लगा, जो अब जोर जोर से नारे लगा रही थी, हूँ अच्छा तो ये होती है ड्राइविंग, हमें तो पता ही नहीं था। आपका बेहद शुक्रिया, अब हम इसी तरह ड्राइविंग करेंगे। वो छोटी लड़की इस बात से अनजान उसे ड्राइविंग सिखा रही थी, जो पीर बनने से पहले एक रेस चैंपियन रह चुका था। अपनी बात तंजिया अंदाज में कहता अपने हाथ स्टीयरिंग पर उसके नाजुक हाथों के नीचे से हटाने के बाद वो इसके नाजुक हाथों के ऊपर रख कर यकदम से पिजारों को इतना तेज भगाने लगा कि नूरे हरम की चीख निकल गई। शाह जी, स्पीड कम करें, ये हाईवे है, यहाँ 100 तक स्पीड खतरनाक साबित होगा, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप प्लीज रफ्तार स्लो कर दें प्लीज। गजलान शाह को पिजारों को रेस पर छोड़ते हुए देखती वो अचानक से पीछे मुड़ी और अपने दोनों पांव पीछे ले जाकर अपना चेहरा उसके कशीदा सीने में छुपाते हुए आंखों को सख्ती से मीचती हुई बोली, क्यों अब मजा नहीं आ रहा आपको? पहले तो बहुत चीख रही थी, बहुत चहक रही थी, अब वो दलेरी कहाँ चली गई जो हमारे करीब आकर आपकी आंखों और लहजे में हम महसूस करते हैं? वो सब अब कहाँ चला गया? डरपोक लड़की। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करता, स्पीड खतरनाक तरीन करता वो स्पार्ट लहजे में कहने लगा, नूरे हरम जो उससे लग कर अब बुरी तरह से डर चुकी थी, वो इसकी बात पर अपना सर ऊपर उठाकर अपने बेहद करीब उसका चेहरा देखती वो मुस्कुराई और अपना चेहरा ऊपर करती बेबाकी से उसकी नजरों में देखने लगी। गजलान शाह को इसका चेहरा ऊपर करने से सामने का मनाजर नजर आना बंद हुआ। जबकि वो इसके चेहरे को देख रही थी, अचानक उसकी नजरें उसके मूंछों तले सख्ती से दबे नाभि होंठों पर पड़ी, तो वो बेखुदी से आगे बढ़ी। गजलान शाह की नजरें ड्राइविंग पर नहीं थी, बल्कि उसकी नजदीकी पर थी, जो इसके होंठों पर आहिस्तगी से झुक रही थी। उसकी कुर्बत पर वो पसीने से भीगता हुआ खुद को शिद्दत से महसूस करने लगा। तभी उससे पिजारो संभल ना सका और हाईवे से उतरकर सीधा जाकर सामने के खंबे से टकरा गया। दूर हटो गुस्ताख लड़की, हर वक्त मस्ती ठीक नहीं है, देखा मते मते बचे हैं। उसे उल्टे मुंह से साइड पर लेटते हुए वो शदीद परेशानी से उसके वजूद से इस बुरके को आज़ाद करता उसकी सफ़ेद शर्ट को देखने लगा, जो सामने खंबे से पजारों को लगने की वजह से शीशा टूटकर उस नाजुक लड़की की पुश्त पर लगने की वजह से अब खून से भर चुका था। शाहजी, बहुत दर्द हो रहा है। गजलान साई ने उसकी शर्ट को ऊपर किया तो सामने उसकी गोरी पुश्त को खून से भरे देख वो अपनी स्याह आंखों को तेजी से बंद कर गया। वो उल्टे मुंह सीट पर लेटी हुई थी, सिसकी भरती हुई चीख कर बोली, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक सबक है। शरारत करो, हम मना नहीं करते आपको, लेकिन वही शरारत करो जो नुकसान का बासत ना बने। इसकी दस्त में डूबी आवाज पर उसने आंखें खोलकर उसकी गोरी पुश्त को फिर से देखा। पजारों के शीशे स्याह होने की वजह से अंदर का मनाजर बाहर नजर नहीं आ सकता था, इसीलिए वो फिक्र से आजाद अपनी वो
الرجک بھول چکا تھا جو اسے کسی بھی لڑکی کے بے حد قریب آنے پر ہوتا تھا۔ یہ الرجی اسے اس 1 سال پہلے پیش آئے حادثے کے بعد ہوئی تھی۔ پہلے وہ اس طرح لڑکیوں سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن 1 سال پہلے جو اس کے ساتھ شاہ حویلی میں ہوا تھا وہ اسی دن سے ڈرنے لگا تھا اس مخلوق سے۔ مگر آج اس چھوٹی سی لڑکی کو اتنی تکلیف میں دیکھ وہ خود کو اس کے قریب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی شرٹ اوپر اٹھا کر وہ اپنے سفید ہاتھ سے اس ٹکڑے کو نکالنے لگا جو اس کی پتلی سی کمر پر لگے تھے، جن سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں ہوتا، ابھی ہم یہ ٹکڑے نکالیں گے نہ تو دیکھنا یہ درد یوں بھاگ جائے گا۔ چھوٹی سی لڑکی اس کی پشت پر نظریں جمائے وہ اختیار سے ایک ایک کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو نکالتا ہوا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے اس لہجے میں مخاطب تھا جو وہ اپنے مریدوں سے کیا کرتا تھا۔ شاہ جی، ہم سے لیٹا نہیں جا رہا، اللہ بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کے روم میں سامنے لگی بیڈ پر وہ لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اٹھ رہی تھی کہ غزلان سائی نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ کر وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی ہوئی بولی، خدا کے لیے آپ روئیں مت۔ وہ اس کے بہتے آنسوؤں کی گرمائش کو اپنی قمیض پر شدت سے محسوس کرتا تڑپ کر بولا، شاہ جی درد کم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی اور اس سے یہی کہہ رہی تھی۔ تبھی ایک لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تو وہ اسے منہ کے بل اس بیڈ پر لٹا کر خود تیزی سے اس سے دور ہو کر کھڑا ہوا۔ جی کیا ہوا ہے آپ کی وائف کو؟ ڈاکٹر نے نور حرم کی جانب بڑھتے ہوئے غزلان شاہ سے پوچھا جو نظریں فرش پر گرائے اس ڈاکٹر کے سوال پر نور حرم کی جانب دیکھنے لگا جو اب تک رو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی کمر پر شیشہ لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے، آپ دیکھیں یہ ٹھیک تو ہے نا، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ وہ سخت پریشانی سے نور حرم کے زخمی کمر کو دیکھنے لگا جو ڈاکٹر کی شرٹ اوپر اٹھانے کی وجہ سے نظر آ رہا تھا، جو ابھی تک خون سے بھرا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی وائف کی کمر پر لگے زخم کو صاف کر کے میڈیسن دوں گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ باہر جا کر ویٹ کریں، اس طرح آپ کی وائف آپ کی موجودگی میں مجھے میرا کام ٹھیک سے کرنے نہیں دیں گی، ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے باہر ویٹ کرنے کا کہا۔ کہہ کر وہ مکمل نور حرم کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ ایک نظر اس چھوٹی لڑکی کو دیکھنے لگا جو درد سے سسک رہی تھی اور انجانے کیوں اس کے بہتے ہر آنسو کو وہ اپنے سینے پر گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور ہاسپٹل کے کوارٹر میں چکر کاٹنے لگا۔ وہ اسی طرح سر نیچے جھکا کر چکر کاٹ رہا تھا کہ اپنے بے حد قریب 1 سال بعد اس نفرت بھری مردانہ آواز سن کر وہ جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا۔ شیری، تم نے کب شادی کی ہے اور یہ پیاری بچی کیا تمہاری بیٹی ہے؟ وہ شخص ایک بچی کو گود میں اٹھائے اسے شدید نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں اتنی پیاری سی بچی کو دیکھ محبت سے آگے بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھا کر روکنے پر وہ بے بسی سے وہیں کھڑا اس شخص کو دیکھنے لگا۔ پیر صاحب وہیں رکو، آگے مت آؤ، میں آج بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی اس حادثے کے بعد میں تم سے کرنے لگا تھا۔ اس وقت کی باتوں سے وہ شخص آج بھی اس سے بدگمان تھا جسے غزلان شاہ نے ایک وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور اسی دن اس نے اپنے 2 بھائیوں جیسے دوست کھو دیے تھے، ایک جو اس کی پاک دامنی کو بچاتے ہوئے مارا گیا تھا اور دوسرا اس لڑکی کی جھوٹی باتوں میں آ کر اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ اسی غم کو سہتے سہتے دنیا کے سبھی رنگینوں کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھا تھا۔ آج 1 سال بعد شہری اپنی خالہ کے بیٹے کو دیکھ اپنی وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ پیر غزلان سائی، وہ لڑکی کون ہے جسے تم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے یہاں ہاسپٹل میں لائے ہو؟ وہ شخص شدید نفرت انگیز لہجے میں نور حرم کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ کچھ نہیں لگتی ہے، بس اس کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی کے ساتھ سامنے آنے کی وجہ سے ہوا۔ علمداد میرے ساتھ نہیں تھا تو میں خود ہی اسے ہاسپٹل لے کر آیا ہوں۔ نور حرم کی سچائی وہ شہری سے اس لیے چھپا رہا تھا کہ شاہ حویلی میں اس کے بعد جس کا غصہ خطرناک تھا وہ شہری کا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اگر شہری کو پتہ چل گیا کہ نور حرم اس کی بیوی ہے تو شہری اپنی نفرت میں اس سے بدلہ لینے کی کوشش میں اس چھوٹی سی لڑکی کو نقصان پہنچا دے گا۔ تمہاری اصلیت سب کے سامنے جلد آئے گی پیر صاحب۔ تم آخر کب تک اپنے
माजी छुपा कर रखोगे। किसी न किसी दिन तुम्हारे मुरीदों को इस नेक रोशन चेहरे के पीछे छुपे दरिंदे चेहरे का पता जरूर लगेगा। तब तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? शहरी की नफरत भरी निगाहों आंख बरसा रही थी। वो आज भी इसकी नीली आंखों में अपने लिए नफरत को देख सकता था, जो उसने पहली बार उस दिन देखा था जिस दिन उसके साथ साथ शहरी भी तबाह हुआ था।